हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा खास प्रोग्राम फ्राइडे का साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई किताबें लिखी हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने उनसे उनके वतन माने गांव बिहार से कई बार हमने उनका इंटरव्यू किया है। वो मुसलसल हमारे लिए वक्त निकालते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आज कई अहम खबरें हैं, अफगानिस्तान से कई खबरें हैं। हमारे दर्शक अफगानिस्तान की खबरें काफ़ी पसंद करते हैं और उसकी कई वजहें। तालिबान की सरकार को अभी तक दुनिया के मुल्कों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन यूनाइटेड नेशन की ताज़ा रिपोर्ट कह रही है कि उनका पूरा कंट्रोल है और उन्होंने कई चीज़ों में हालात बेहतर किए हैं। उस पर हम बात करेंगे। और तालिबान के एक सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है मौलवी अब्दुल कबीर। मौलवी अब्दुल कबीर ने कहा है कि हमारा कंट्रोल पूरे मुल्क पर है। अब कोई और ना कोई ग्रुप है, ना कोई पार्टी है, सिर्फ हम हैं। दुनिया को चाहिए कि सिर्फ हमसे बात करे। उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में कई अहम खबरें हैं पाकिस्तान से। ऐसा लगता है कि अभी तक लोगों का दबाव, जो इमरान खान के सपोर्ट में बड़ी तादाद में लोग नजर आए, वो अभी उनके जेल में रहते हुए अब भी वहां की सरकार स्टेबल नहीं हो रही है। और वहां जो प्रेसिडेंट बने आसिफ अली जरदारी, वो अब ऐसा लगता है कि वो भी अपनी पार्टी बदलने, अपने अलायंस बदलने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ है पाकिस्तान में, स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ पा रही, उस पर बात करेंगे। नेपाल में एक बार फिर सरकार बदल गई है, प्रचंड सरकार से बाहर हो गए हैं और केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देबा, इन्होंने आपस में पावर शेयरिंग कर ली है। उस पर हम बात करेंगे। म्यांमार से भी बड़ी दिलचस्प खबर है। म्यांमार में जो फौजी रोहिंग्या को मुल्क से बाहर निकाल रहे थे, अब उनको कई शहरों से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। डेमोक्रेटिक फोर्सेस वहां कुछ मजबूत होती नजर आ रही हैं और अब फौजी रेफ्यूजी बनना चाहते हैं। ये शायद दुनिया की बहुत ही कम ऐसे वाकयात होते हैं कि हुकूमत जो चला रहे हो, जो फौजी हो, वो मुल्क छोड़ करके किसी दूसरे मुल्क में रिफ्यूज लेना चाहें, पनाह लेना चाहें। तो आज बहुत अहम खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं। आखिर तक आप जरूर इस प्रोग्राम को देखिएगा और आखिर में अपनी ओपिनियन भी रखिएगा कि आखिर आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है काबुल से, खबरें क्या हैं? तालिबान पर नजर रखना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए कि तालिबान की एलिजियंस पर अक्सर शक होता है। कभी लगता है वो अमेरिका के साथ हैं, कभी लगता है अमेरिका के खिलाफ हैं। और ये कहानी कई बार हो चुकी है। अमेरिका ने तालिबान को सरकार में बिठाया, फिर निकाला, फिर सरकार में बिठाया, अभी तक भी दिखाने के लिए मुखालिफत होती रहती है। आखिर क्या कुछ है? ये नई नई कहानियां जो आ रही हैं, नई खबरें, बड़ी खबरें, क्या कुछ है अफगानिस्तान से? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। पहले मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फिर अफ़गानिस्तान चलते हैं और अफ़गानिस्तान का जो हेडलाइन है वो ये है कि जो वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पॉलिटिकल, उनका नाम है मौलवी मोहम्मद कबीर करके उनका नाम है शायद, और उन्हीं का स्टेटमेंट आया है। और वो स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में 34 प्रोविंसेस हैं और 400 कुछ 41 या 451 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिस पे तालिबान का जो है वो रिट चलता है, उनकी उनकी हुकूमत चलती है और उनका बोलबाला चलता है, उन्हीं का सिक्का चलता है, सारी चीज़ें तालिबान की चलती हैं। और तालिबान के मुखालिफ कोई नहीं है, ना ही पंजशीर का शेर है, ना ही जो है अब्दुल्ला अब्दुल्ला है और ना ही अब्दुल रशीद दोस्ताम है। ये सब हवा में गुम हो गए हैं। अब सिर्फ तालिबान ही तालिबान है। और उन्होंने बाकायदा एक डंके के चोट पर यह कहा है कि अब अमेरिका चाहे तो भी तालिबान को नहीं हटा सकता है। अगर उसे हटाना है तो बाकायदा फिजिकल इन्वेजन करे अफगानिस्तान का, जो कि अभी यूक्रेन के जंग में और
पैलेस्टाइन के जंग में फंसा हुआ है, तो अब अमेरिका को उन्होंने कहा है कि आप आना है तो आ जाइए, अफगानिस्तान में टेस्ट कर लीजिए अपनी ताकत हमारे हमको हटाने की। तो इस तरह के उनके तेवर चल रहे हैं और उनके तेवर यही कहना चाह रहे हैं कि हमें आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए, इसलिए कि हमारे अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और ये जो नौटंकी आप कर रहे हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए उसके बाद हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उन सब का वक्त नहीं है। तो यही बड़ी खबर है। और उन्होंने कहा कि ना ही कोई लिंग्विस्टिक डिवीजन है यहाँ पे, ना ही कोई एथनिक डिवीजन है यहाँ पे, ना ही कोई और किसी तरह की जो नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट का जो झगड़ा होता है वो भी है, कोई नहीं है, सिर्फ तालिबान है और कोई नहीं है। तो इन्होंने एक बाकायदा ऐलान कर लिया है कि मतलब तालिबान को आपको आज कर दे रिकॉग्नाइज तो बहुत अच्छी बात है, कल करें तो भी अच्छी बात है। अब लेकिन ज्यादा दिन नहीं है कि आप तालिबान के बिना जो है आप मतलब को डिनाई कर करके आप दुनिया में मतलब अपनी हुकूमत यानी अफगानिस्तान से तालिबान को माइनस करके आप नहीं देख सकते, ये उनका सीधा सीधा पैगाम है दुनिया भर को। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की कुछ रिपोर्ट आई है जिसमें तालिबान की सरकार को काफी कुछ स्टेबल बताया गया है। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्टें बड़ी अजीब होती हैं साहब, ऐसा लगता है कुछ खट्टा कुछ मीठा सब कुछ उसमें डाल देते हैं। पिछली बार हमने जो बातें की उसमें क्रिटिसिज्म काफी था, कुछ और पॉजिटिव चीजें भी आ रही हैं, क्या है वो? जी, एक्चुअली क्या है कि यूनाइटेड नेशन की बड़ी रिपोर्ट होती है और वो काफी सफ़ों पर होती है। अब जो मीडिया वाले हैं वो जिस ग्रुप के हों, अमेरिकन अगर हों या वेस्टर्न यूरोप के जो लोग हैं, तो उनको जो पसंद आता है उसको उठा के रख देते हैं और वो सिर्फ क्रिटिसिज्म ही करते हैं, बाकी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो नहीं मतलब उसमें उनके मतलब रिपोर्ट पे आती है। अब हम और आप जो पढ़ने वाले हैं वो तो उसी को पढ़ करके मतलब अपनी राय बना सकते हैं। अभी जो रिपोर्ट जो आई है उसके और भी लेयर्स हैं जो कि मैंने अभी वहां के अफगानिस्तान के न्यूज से भी और पाकिस्तान के न्यूज से भी जो है कुछ मालूमात हासिल की हैं जो आपके सामने और सामने के सामने रखना चाहते हैं। उस रिपोर्ट में उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन ने ये सराहा है कि 3 साल के अंदर अफगानिस्तान और तालिबान ने जो है बहुत अच्छा काम किया है और उनको जो है सराहना करना होगा कि कोई भी ग्रुप और कोई भी अल्टरनेटिव जो तालिबान की है वो इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में ला नहीं सकती है। तो एक तो स्टेबिलिटी के हवाले से उन्होंने फुल मार्क्स दे दिए हैं तालिबान को कि अब अफगानिस्तान जो इनस्टेबल गवर्नमेंट थी या इनस्टेबल, उन्होंने हामिद करजाई की भी बात की और गनी साहब की भी जो है बात की, वो जो पिछले थे, तो उन्होंने कहा कि वो लोग तो थे बिल्कुल लेकिन उनके टाइम में स्टेबिलिटी नहीं थी और ये थी, उनकी मजम्मत भी की उन्होंने। दूसरी जो उन्होंने फुल मार्क्स दिया है वो तालिबान ने करप्शन पे कंट्रोल कर लिया है। पूरे अफगानिस्तान में जो पेटी करप्शन है जो हम और आप हिंदुस्तान में भी देखते हैं कि पुलिस वाला पैसा लेता है, ट्रैफिक पुलिस वाला पैसा लेता है, ऑफिस में जाएंगे काम करने के लिए तो वहां पैसा लेगा, यहाँ तक कि आपका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है बिना अगर पैसे दिए हुए। तो ये तो हालत हिंदुस्तान की है और पूरे साउथ एशिया की है। लेकिन इन सब पे अक्सरियत जो है वो तालिबान ने अपने डंडे के जोर पर और अपनी मतलब जो उनकी मतलब बर्बरियत है उसके जोर पर उसमें जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो अब मतलब पेटी करप्शन से जो आम आदमी है वो निजात पा गया है। तो ये खबरें हैं। तीसरी खबर ये भी उन्होंने कही है कि जो पॉपी का कल्टीवेशन है जिससे नारकोटिक्स बनता है, जिससे मतलब नशावर दवा बनता है, उसको भी तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है और कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सब उनके जो है पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। अब नेगेटिव रिपोर्ट्स में उन्होंने ये कहा है कि ये जो दाइश है जो 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 मतलब ISIS कहलाता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया करके जो क्या क्या है वो अभी भी सक्रिय है और उनका नंबर उन्होंने 600 लोगों का कहा कि 600 लोग जो हैं वो उनके एक्टिव मेंबर्स हैं अफगानिस्तान में जो कि लड़ाकू हैं और जो लड़ रहे हैं। और उनका ये भी बताया यूनाइटेड नेशन ने कि इनका अलकायदा से जो है कुछ अलाइनमेंट है और अलकायदा अभी भी सक्रिय है अफगानिस्तान में और ये दोनों मिलके तालिबान को हटाना चाहते हैं और अपनी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, जिसपे अफगानिस्तान को उन्होंने क्रेडिट दिया है, इसको तालिबान को उन्होंने क्रेडिट दिया है कि तालिबान ने उनको बहुत हद तक कंट्रोल किया हुआ है और एक तरह से बांध के रखा हुआ है क्योंकि तालिबान अपना अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब अलकायदा या दाइश जो है वो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकता है, इसलिए कि उनके मुखालिफ जो है वो तालिबान है। लेकिन एक चीज और उन्होंने मतलब जो पॉइंट आउट किया है कि ये
पाकिस्तान में जो टीटीपी है, जो पाकिस्तान के लिए एक्टिविटी है, तहरीके तालिबान मतलब पाकिस्तान जो आके पाकिस्तान में बम धमाके करती है और एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट, और उनका अपना एक नजरिया है वही अलकायदा वाला और दाइश वाला कि वो सबको इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और इलेक्शन वगैरह को नहीं मानना चाहते हैं। तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ये जो अभी तालिबान चल रही है गवर्नमेंट, वो उनको मतलब उनकी पनाह और पुष्टि कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए जो है बहुत हार्मफुल है। उसके बाद उन्होंने एक नया इंकशाफ किया है जो मैंने पहली बार देखा और समझा कि अफगानिस्तान में कोई एंटी चाइना भी कोई संगठन जो है वो बन रहा है, जो कि टेररिस्ट संगठन है। और वो संगठन जो है वो पाकिस्तान में अफगानिस्तान में तैयार होकर के उसको एंटी चाइना एक्टिविटी के लिए पाकिस्तान भेज देते हैं। तो ये सब गतिविधियां जो हैं, ये बड़ी बारीकियां हैं जो यूनाइटेड नेशन में टेररिज्म के हवाले से आई। डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने ये कहा हुआ है कि इन्होंने इकोनॉमी को अफ्लोट रखा है। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी उनकी चल रही है, वो डाउन नहीं हो गई है, बिल्कुल मतलब ब्रेक डाउन नहीं हो गया जैसे श्रीलंका में ब्रेक डाउन हो गया था, या अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ब्रेक डाउन हो गया था कि जब तक उनको बहुत बड़ा लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अफगानिस्तान ने फिर भी जो है जिस भी तरह से इकोनॉमी को जो है, वैसे इकोनॉमी तो उनकी डाउन है ही है, लेकिन ये कि वो चल रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इकोनॉमिक बहरान हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तालिबान गवर्नमेंट की और अफगानिस्तान की अभी मौजूदा हालत के ऊपर एक तबसरा है, एक कमेंट्री है, जो मतलब हम और आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं दो तीन चीजें थोड़ी सी जल्दी से याद दिला दूं। अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, अशरफ गनी वहां से बाहर निकले, तालिबान आए, तालिबान की सरकार आई, सेम डे प्रेसिडेंशियल हाउस में तालिबान के लोग पहुंच गए बगैर एक भी गोली खर्च हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे तो लगता है कि वो तालमेल था। खैर, यहां मैं ये बात नहीं कहने वाला। उसके अलावा उससे पहले कुछ महीनों पहले से रूस बार बार ये कह रहा था कि सीरिया से कुछ अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स के जरिए कुछ टेररिस्ट्स को यानी दाइश के लोगों को अफगानिस्तान में पहुंचाया जा रहा है, और उस पर कभी कोई रिएक्शन अमेरिका की तरफ से नहीं आता था। वो बाकायदा वो एलिगेशन था रूस की तरफ से कि अमेरिका ये काम कर रहा है। इसके अलावा दूसरी बात जो खास तौर पर वो ये कि तालिबान को बनाने वाला खुद अमेरिका, उन्होंने हिलरी क्लिंटन ने बाकायदा कांग्रेस के सामने ये बात कबूल की है, लोगों के सामने अब भी वीडियो मिल सकती है यूट्यूब से। तो चाहे दाइश हो, दाइश को सपोर्ट करने वाला अमेरिका और इजराइल, उसमें नेतन्याहू को अस्पताल में जख्मियों को देखते हुए भी हमने देखा है, वीडियो फोटो सब मौजूद हैं। लोगों की मेमोरी कमजोर होती है, उन्हें भुला दिया जाता है, कुछ नई नई चीजों में उलझाए रखते हैं। इसलिए अमेरिका बहादुर कभी किसी के साथ खड़ा हो जाता है, कभी किसी के जरा पीछे हट जाता है। खैर, उस साइकिल में बड़ा दिलचस्प मोड़ है कि अब तालिबान ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा कंट्रोल है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं पाकिस्तान की खबरों की तरफ। वहां क्या कुछ है? सरकार अब तक भी ऐसा लगता है कि सुकून से नहीं बैठी है। नए प्रेसिडेंट आए, उन्होंने अपने बेटे को फॉरेन मिनिस्टर बनवा दिया, खुद प्रेसिडेंट बन गए, और अब भी शहबाज शरीफ के साथ नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ है? जी, पाकिस्तान तो एक बहुत इंटरेस्टिंग लेबोरेटरी है जहां से अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है निकलते रहते हैं और हम आप उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जाएंगे, जो कि मतलब वहां पे उनके एक जज हैं, उनका नाम शायद औरंगजेब है, और वो पूरा एक बेंच था जिसने तहरीके इंसाफ पार्टी को, पीटीआई जो इमरान खान पार्टी है, उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया, और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने फटकार लगाई है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप बैन नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने उनके जजमेंट में यही लिखा है कि तहरीक इंसाफ पार्टी थी, है और रहेगी। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब धमका हुआ पाकिस्तान में। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था, जो इलेक्शन कमीशन है, कि वहां पे कुछ रिजर्व सीट्स हैं जो कि विमेन के लिए और माइनॉरिटीज के लिए हैं, जो जिसपे इलेक्शन नहीं होते हैं, बल्कि वो मतलब ये है कि उनका रिप्रेजेंटेशन चला जाता है जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है। तो उन्होंने कहा कि ये रिप्रेजेंटेटिव, ये जो रिजर्व सीट्स हैं, ये तहरीक इंसाफ पार्टी को जाएगी।
तो अब क्या हुआ है कि पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ की पार्टी की जो नंबर है वो बहुत ज्यादा हो गई है, वो 100 से ऊपर हो गई है और मतलब 120 या 130 के आसपास है, पहले 89 वगैरह में थी। तो ये जो ये जो बात हुई, तो अब यहाँ पे दूसरी तरफ तार जो है वो आसिफ अली जरदारी का जो है वो डोलने लगा और उन्होंने अब देखा कि अब तो इमरान खान का मतलब पल्ला ऊपर उड़ रहा है, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को चलाने के काबिल नहीं है, ये नहीं चला सकते हैं। और उन्होंने पेशकश की इमरान खान से कि हम अपनी पार्टी आपके पार्टी से अलाइन कर लेंगे और आप जो है आ जाइए और हम और आप मिलकर के चलाएंगे, जिसको इमरान खान ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ अब वो हमारे अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं, जो कराची के शेर हैं और लंदन में रहते हैं, उनकी अपनी कहानी है, मैं उनको इंटरव्यू कर चुका हूँ लंदन में। तो उन्होंने भी जो है अपना जो है पासा पलटा है। अब वो इमरान खान की जो है वो मतलब दुआइयां दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो एमपी हैं अब इमरान खान के साथ आ रहे हैं। तो ये सब गतिविधि वहां चल रही है। अब इसके के साथ साथ एक और नई चीज आ गई है जिसके लिए इमरान खान फिर भी कह रहे थे कि हम तैयार हैं। वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान किया है। आर्टिकल 6 में यह है कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है तो उसको सरकार अगर चाहे तो बैन कर सकती है। तो इसकी कवायद वहां चल रही है और वो पीटीआई को बैन करना चाहते हैं और ये अभी गर्म है। अब वो उसके लिए अगर उनको बैन करना होगा तो वो पार्लियामेंट में जो है वो एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे, फिर उस पर वोटिंग होगी। और ये चीज तो पहले भी चल रही थी, जब इलेक्शन के होने से पहले भी, और जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी मतलब इमरान खान के आने के बाद भी ये बात चल रही थी। तो ये गतिविधि बहुत इंटरेस्टिंग है। और इमरान खान का ये कहना है कि वो एक और बात वहां पे चल रही थी कि आप इमरान खान बात करने के लिए आ जाइए हमसे। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपको जो भी कहना है। तो इमरान खान ने 3 कंडीशन रखे हैं और वो तीनों कंडीशन ऐसे हैं कि जो शहबाज शरीफ को उलट देंगे। उन्होंने कहा कि पहला कंडीशन ये है कि जितनी हमने सीट जीती हैं, पीटीआई ने इलेक्शन में 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ वो हमें बहाल कर दीजिए, हमें वापस दे दीजिए, फिर हम बात करने के लिए तैयार है। तो उसका मतलब ये है कि वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे, ये जो है मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ जाएंगे। तो शहबाज शरीफ मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दो चीजें और उन्होंने मतलब पेशकश की हैं। वो दोनों जो शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट को वो बाहरी करने की बात है। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं सारे केसेस आपके हटवा लूंगा और ये सब है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मतलब स्टोरी अभी अनफोल्ड हो रही है और हर वक्त कुछ ये हो रहा है। एक चीज और हवाले से बात कर लूं कि इमरान खान कब निकलेंगे, इसके ऊपर भी बहुत बात हो रही है, क्योंकि अब जो मैटर है वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट आ गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मेरे ख्याल में ये सारा मैटर जो इमरान खान के सारे केसेस हैं वो सब वहां पहुंच करके अब एक तोशाखाना का चौथा एडिशन निकल गया है। उसमें उनको जो है गिरफ्तारी होती है, उसके एक वो बरी होते हैं, फिर दूसरी गिरफ्तारी हो जाती है। तो अभी वहां के जो एनालिस्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि अभी 1-2 महीना और वेट करना पड़ेगा। ये मैटर अक्टूबर तक जाके सेटल होगा। और जब सारे केसेस हैं, इमरान खान ने भी कहा कि मैं इंतजार करूंगा जब सारे केसेस से मैं बरी हो जाऊं, मुझे बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं। वो इद्दत वाला केस था, उसमें भी वो बरी हो गए और उनकी जो एहलिया थी वो भी बरी हो गई हैं। लेकिन उनको भी फिर पकड़ लिया है उनकी बुशरा बेबी को कि वो कोई करप्शन का केस है, उसमें उनको बंद कर दिया अभी। तो देखिए पाकिस्तान तो एक समझ लीजिए कि लिविंग लेबोरेटरी है जहाँ की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और पैसों के मामले में जो है आईएफ ने $7 बिलियन दे दिया है अभी उनको। तो अब तो उनको कोई उनका जो कोई कर्जा या उनको कोई भुखमरी और कोई उनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी खत्म हो गई है। तो अच्छा पाकिस्तान ये देखिए मुल्क के बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान में अमेरिका का असर रहा है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वहां की तकरीबन सबका रब्त जब्त डायरेक्ट इनडायरेक्ट अमेरिका से रहा है। अब ये जो इतने कम वक्त में ही ये जो सरकार जिसके अब और कमजोर होते हुए नजर आ रहा है, आपका अपना जर्नलिस्ट के तौर पर जो तजर्बा है उसकी रोशनी में अगर 2-3-4 वाकयात जो खबरें आपने बताई जिसमें सुप्रीम कोर्ट का
फैसला पीटीआई के हक में, जिसमें सिटिंग प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करना, इमरान खान के साथ जाने का ऑफर करना, एमक्यूएम के प्रेसिडेंट अल्ताफ हुसैन का भी झुकाव इमरान खान की तरफ। क्या आपको लगता है कि अमेरिका की, अच्छा हमने उससे पहले यूनाइटेड नेशन से भी कोई एक रिपोर्ट ऐसी थी जिसमें इमरान खान को छुड़ाने की बात कही गई थी, उसको भी हमने जो एनालाइज किया था वो यही समझ के किया था कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का इशारा है जो यूनाइटेड नेशन इतनी बात कह रहा है। तो अब क्या आपको लगता है कहीं कोई सौदा वौदा हो गया अमेरिका के और इमरान खान के बीच में कि अब इमरान खान को हुकूमत में लाने की तैयारियां एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नजर आने लगी? आपका अपना तज्जिया क्या है? देखिए, मेरा तज्जिया ये है कि इमरान खान के का क्रेडिट है कि उसने पाकिस्तान के जो मतलब फॉल्ट लाइन्स हैं जिसको कहते हैं, उसको बिल्कुल दुनिया के सामने और पाकिस्तानियों के सामने लाके रख दिया है। और जाहिर सी बात है कि कंट्री जो है उसके अवाम की होती है, और जो लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि कहाँ तार है और कहाँ फंस रहा है। देखिए, यहाँ पे जो है वो 3 बड़े-बड़े पिलर हैं जो कि हम और आप हमेशा से डिस्कस करते आ रहे हैं। एक तो अल्लाह है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा जो है वो आर्मी है, और चौथे नंबर पे जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, और 5वें नंबर पे जो है वो अवाम है। तो अब कहानी ये है कि अमेरिका की सेटिंग जो है वो आर्मी के थ्रू होती है। आर्मी की जो सेटिंग है वो आर्मी उन्हीं को लेके आएगी जो उनकी बात मानेगी, वही पॉलिटिकल पार्टी आएगी। और वो पॉलिटिकल पार्टी तो सिर्फ खाने और कमाने के लिए आती है। तो आपने देखा है जो भी लोग आए हैं, चाहे मिलिट्री डिक्टेटर हो, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो, वो नवाज शरीफ हो या चाहे शहबाज शरीफ हो, वो आर्मी के ही पट्टू होते हैं। अब उसके बाद जो है इमरान खान पहला बंदा है जो अमेरिका के डोमिनेशन को नहीं मानना चाहता है और पाकिस्तान को अमेरिका के क्लच से निकालना चाहता है। दूसरा, इमरान खान चाहता है कि आर्मी को जो है वो पॉलिटिकल रोल से निकाल देना चाहता है। तो ये बड़े बड़े जो है उसने जो है वो क्या कहते हैं कि झगड़े खड़े कर लिए हैं। अगर वो भी आर्मी के साथ अलाइन कर लेता, अमेरिका के साथ अलाइन कर लेता, तो वाहवाही उसकी चलती रहती। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। और पाकिस्तान को एक तरह से अमेरिका के और फौज के चंगल से निकालने की वो कोशिश कर रहा है, और उसको पब्लिक सपोर्ट भी इमरान खान को, जैसी हमने देखी आधी आधी रात को रैलियां, ऐसी रैलियां कि सरकार ने डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट वगैरह सब बंद करने पे यूट्यूबर्स तक पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये बहरहाल एक वो पॉपुलर लीडर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। ये इशारे हैं शायद अमेरिका भी उस पॉपुलर लीडर के दबाव में आकर के या दुनिया को दिखाने के लिए शायद उनके साथ आ जाए। आने वाला वक्त क्या होगा, लेकिन स्टेबिलिटी अभी नजर नहीं आ रही। अच्छा, नेपाल में क्या है? नेपाल में भी मुसलसल एक के बाद एक सरकार। देखिए, मैं एक नेपाली से बात कर रहा था, वो ये कह रहा था कि ये बार बार सरकारें बनने के चक्कर में हमारे देश का विकास रुका हुआ है, कोई काम नहीं हो पाता, रोज सरकारें बदलती रहती हैं। आपकी क्या राय है, क्या कुछ हुआ, ये नया ड्रामा क्या हुआ? देखिए, अभी जो हमने पिछले मतलब अपने प्रोग्राम में कहा था कि प्रचंड जो हैं और उनका नाम है पुष्प कुमार धल, तो वो जो हैं वो जा रहे हैं और वो मेजॉरिटी लूज कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा मेजॉरिटी लूज कर दी और उनका जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो खत्म हो गया। अब वो सरकार से बाहर हो गए। अब उसके बाद जो है ये दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो, एक केपी शर्मा ओली हैं जो कि पहले भी 4 बार प्रधानमंत्री हो चुके थे और अब फिर प्रधानमंत्री हो गए हैं। अभी नेपाल के जो कथाकथित प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं केपी शर्मा ओली, और वो प्रो चाइना है, ये इसमें भी कोई ढकी छुकी बात नहीं है। और उनके साथ जो प्रो इंडिया हैं वो शेर बहादुर देवबा हैं, वो उनके अलायंस पार्टनर हैं। और इन दोनों ने बांट लिया है आधा आधा वक्फा, जो अभी अगले इलेक्शन में से पहले तो 2 साल ये रहेंगे और 2 साल वो रहेंगे, और पहले इनका टर्म होगा उसके बाद उनका टर्म होगा। तो अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेपाल में जो है वो एक स्टेबिलिटी 2-4 साल की हो जाए। तो ये जो है ये नया डेवलपमेंट है नेपाल में। और जो भी कुछ था, प्रचंड जो है उन्होंने बहुत ही अपना
मतलब ये है कि शातिराना मूव जो है वो करते रहे 2 साल में या 3 साल में, कभी इधर हो जाते थे, कभी उधर हो जाते थे। लेकिन एक जो खबर मैं सामाइन को बताना चाहता हूँ कि जब वो रिजाइन कर रहे थे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ये अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, तो उन्होंने एक रेल प्रोजेक्ट जो बहुत पहले से चला आ रहा था कि तिब्बत से होता हुआ चाइना रेल प्रोजेक्ट जो है वो काठमांडू तक या नेपाल की सरहदों पर आकर के वो रुकेगा या जो होगा, उसको उन्होंने उसके ऊपर संधि कर ली है और उसके ऊपर हस्ताक्षर भी कर लिया है। और वो एक प्रो चाइना का अपना छवि जो है वो बना करके वो निकले हैं वहां से, मतलब अपने कुर्सी से हटे हैं। तो ये खबर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिया के ऊपर डायरेक्ट उसका मतलब इम्पैक्ट होता है कि परचानन फाइनली ना इंडिया के थे, न उन्होंने प्रो चाइना अपना लास्ट जो जो कहानी है वो उन्होंने दिखाई। अब केपी शर्मा ओली को तो हम सब जानते हैं कि वो हर बार जो है कभी कहते हैं कि सीता जो है वो हमारे यहाँ की है और अयोध्या जो है वो हमारे यहाँ, इस तरह की बातें वो बकवास करते रहते हैं। और यहाँ के लिपू लेक और काला पानी और ये सब नेपाल में है। तो अब इस तरह के छेड़छाड़ जो है अभी वो चलेंगे और फिर इंडिया नेपाल के इसी तरह के जो मतलब एक रशाकशी होती रहती है वो चलेगी। तो अब नेपाल में जो है वो एक तो इंस्टेबिलिटी का दौर 2-4 साल के लिए रुक गया है, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ये कोई बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि पब्लिक की जो मैंडेट है वो एक तरफ नहीं जाती है और फिर इसी वजह से ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये सरकार, वैसे कोई बता रहा था कि ये कोई 90 के बाद से शायद 30 सरकार है, 30। हाँ, 30वीं सरकार है, यानी 30 सरकारें बदल चुकी हैं। मतलब कहने का मतलब वो 30 साल में जो है वो 30 सरकारें बन चुकी हैं वहां। तो ये तो कहानी है, मैं भी देख चुका हूँ। ये केपी शर्मा जो ओली है ये तो 4थी बार है, परचानन भी वो 5 बार या 6 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, शेर बहादुर दीवा भी प्राइम मिनिस्टर थे पहले। हाँ, ये तकरीबन सारे ही प्राइम मिनिस्टर बन चुके अलग अलग टाइम में और कई बार बन चुके, कई बार बन चुके, यानी हर लीडर ये कह सकता है कि मैं कई बार प्राइम मिनिस्टर बन चुका। तो ये खैर एक जमाना था कुछ साल पहले जब वहां नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो उसमें भारत ने कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी और मधेसी जो है इंडियन ओरिजिन के लोग, वो भी एक इशू है, वो रहा है। और इस बार आपने कहा कि 2 ऐसे लीडर जिनमें से एक प्रो चाइना समझे जाते हैं, एक प्रो इंडिया समझे जाते हैं, तो ये एक तरह की कंप्रोमाइज सरकार है, 2 बड़ी पार्टियां मिलकर के सरकार बना रही हैं, इसलिए ये कुछ दिन स्टेबिलिटी दे सकती हैं। ये बात बहुत ही अहम है। अच्छा, अब बांग्लादेश, शेख हसीना के मुल्क में क्या हो रहा? शेख हसीना पिछले दिनों चाइना भी गई थी और वहां स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं जॉब कोटे के मामले में। वहां क्या कुछ है? काफी गर्म खबरें, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद कर दिए गए, क्या खबर है? जी, एक बहुत अहम खबर है और ये भी मैं बता दूं कि शेख हसीना वाजिद ने सिचुएशन इतनी खराब हो गई है बांग्लादेश में कि उन्हें अपना चाइना का दौरा जो है कट शॉर्ट करना पड़ा। वो 1 दिन के लिए जो है उनको और रहना था, वो फिर वापस बांग्लादेश आ गई हैं। और वहां जो है स्टूडेंट्स जो है वो भड़क गए हैं प्रोटेस्ट के ऊपर। और हम लोगों ने इंडिया में भी देखा है वो इमरजेंसी के टाइम में स्टूडेंट्स कैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, मंडल कमीशन के टाइम में देखा कैसे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ इसी तरह का प्रोटेस्ट जो है अभी बांग्लादेश में दिखाई पड़ रहा है। और बज़ाहिर तो यही कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनकी बैकिंग नहीं कर रही है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो रोड पे आ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो कोटा सिस्टम जो है, जॉब्स के लिए कोटा सिस्टम, एजुकेशन में जो कोटा सिस्टम लेके आए हैं बांग्लादेशी गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब जो लोग फ्रीडम फाइटर थे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, उनको तो कोटा दिया ही था, उनके बच्चों को भी, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कोटा मिला हुआ है। जो कि 71 में जो है जो फ्रीडम फाइट कर रहे थे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को जो है वो कोटा मिला हुआ है कि हम जो है मेरे दादाजी जो है वो जो है। तो इसी के अगेंस्ट में, और इसका ये हालत हो गई है कि लगभग 54% वहां जो है वो सारे जॉब्स कोटे में बंद हो गए हैं। 54%, इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी यही हाल है। तो जो ओपन जो वहां पे मेरिट के ऊपर और इसके ऊपर तो लगभग 40 या 42 या 44% लोग हैं।
तो अब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, जबकि हमें ना जॉब मिलेगी, ना हमें एडमिशन मिलेगा। जी, ज़ाहिर है जो मेरिट पर बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को उनके अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं 54% रिज़र्वेशन से, और वो उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, सरकार के फैसलों के खिलाफ सड़क पर हैं और यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई हैं। देखिए बांग्लादेश जब हम भारत के मुकाबले देखते हैं तो बहुत काफ़ी छोटा मुल्क है और कम एरिया में ज़्यादा आबादी है, और एक चूंकि ज्योग्राफिकली बंगाल से जो जुड़ा हुआ है, मिजाज भी तकरीबन वहां के लोगों का उसी तरह का कम्युनिज्म के नजदीक रहा है, और वहां प्रोटेस्ट वगैरह जो होते हैं वो काफी वायलेंस तक पहुंच जाते हैं। तो अभी क्या कुछ होगा, शेख हसीना के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, ये देखने समझने की बात है। और वो पिछले दिनों चाइना गई थी, उन्हें अपना दौरा भी कम करना पड़ा एक दिन का, इसलिए लगता यह है कि काफी सीरियस हालात हैं। जी, म्यांमार में तो हम लोग थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, म्यांमार को थोड़ा हम लोग जो है शैडो में रख रहे हैं। म्यांमार में ऐसा हो रहा है कि वहाँ की जो आर्मी है वो अब बिल्कुल एक तरह से डिफीट के कगार पे पहुंची हुई है, और जो आर्म डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो बाकायदा जमीनी जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने जो है बहुत सारी जगहों पे कंट्रोल किया हुआ है। उन्होंने जो है एक हवाई अड्डे पे भी कंट्रोल कर लिया है, बहुत सारे टाउन जो जो चाइना से लगे हुए हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, और पूरे म्यांमार के अंदर जो है वो एडवांस कर रहे हैं और आर्मी को खदेड़ रहे हैं। और यहाँ तक ये हालत हो गई है कि उसी अरकान के रास्ते से, उसी रखीन के रास्ते से बहुत सारे जो आर्मी के बंदे हैं म्यांमार के, वो बांग्लादेश जा रहे हैं बोट्स पे, और वहां जा करके वो पनाहगुजीर होना चाहते हैं, जो कि बांग्लादेश उनको मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है, और एक आध दिन 2 दिन के बाद फिर उनको भगा देती है, वहां से रिपेट्रिएट कर देती है यहाँ पे। और ये चीज हमारे यहाँ भी हो रहा है मिजोरम में, कि वहां के आदमी जो है वो यहाँ आ गए थे, उनको यहाँ रखा और फिर उनको जो है मणिपुर के रास्ते से फिर वापस भेज दिया। तो ये बड़ी डेवलपमेंट चल रही है, और जबकि जो आर्म डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं कि अब जो हमारी लड़ाई है या जो मिलिट्री जंटा है इसके दिन बहुत कम है, और हमारी फतेह होने वाली है वहां पे, और आर्मी जंटा को जो है वो भगा देंगे या उनको जो है अपने इख्तिदार से निकाल देंगे। वहां पे एक चीज और हो गया है, वो ये है कि उन्होंने रूल बना दिया आर्मी जंटा के, जो भी लड़के हैं लड़कियां हैं उन्हें कंपलसरी मिलिट्री मतलब इसमें उन्हें मतलब बहाल होना पड़ेगा, नहीं तो वो जेल चले जाएंगे। उनको अगर वो नहीं करते हैं, उसमें करप्शन भी आ गए हैं, पैसा दे करके वो लोग कहते हैं कि अच्छा छोड़ दो मुझे, तो उनको नहीं रखते हैं, लेकिन जो नहीं दे सकते हैं उनको कहते हैं कि चलो तुम मिलिट्री ट्रेनिंग करो, लड़ाई करो। तो ये जो म्यांमार का जो किस्सा चल रहा है, म्यांमार से हमारा 4 या 5 स्टेट का जो है वो बॉर्डर लगता है, फेंसिंग है, और हमारा इमीडिएट नेबर है। यहाँ बड़े डेवलपमेंट हो रही है, जो कि पाकिस्तान के डेवलपमेंट से भी ज्यादा मतलब न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है, जो कि हम लोग मतलब कभी-कभी इग्नोर करते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि म्यांमार सरकार से मोदी सरकार के ताल्लुकात काफी अच्छे बताए जाते हैं, और कुछ सिंबॉलिक ही सही, तकरीबन 1 दर्जन या उससे कुछ कम वहां से आए हुए जो रोहिंग्या हैं उन्होंने डिपोर्ट भी किया था। शायद वो पोलराइजेशन की जो सियासत बीजेपी की है, और कभी कभी खबरें ऐसी भी आती रहीं कि हमारे यहाँ से हथियार वगैरह भी उनको, उस सरकार को, वहाँ की फौज को दिए जाते हैं। लेकिन पब्लिक मूड, पब्लिक किसके साथ है, वो अब पता चल रहा है फौजियों के वहां से फरार होने की कोशिश में। तो बहरहाल जो सरकारें मुल्कों के पब्लिक के मूड को समझ करके रिश्ते रखते हैं, उसमें मैं समझता हूं कहीं हमारी कमजोरी चल रही है, और सिर्फ और हिंदू और मुसलमान और इस लाइन से जब सोचा जाता है तो मुल्क के इंटरेस्ट जो है वो पीछे चले जाते हैं। बहरहाल आने वाला वक्त क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप पूरे साउथ एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों की बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे दर्शकों से, तो काफी लोग पसंद करते हैं आपके, खास तौर पे अफगानिस्तान से जो खबरें हैं आज की, वो बहुत ही अहम है कि तालिबान दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, अपने कंट्रोल में पूरा मुल्क है। मुझे याद आ गया कि 1996 में जब यहाँ हिंदुस्तान से कुछ जर्नलिस्ट का एक ग्रुप गया था, तालिबान तब तक कंट्रोल में नहीं थे, काबुल उनके हाथ में नहीं था, तो हार्डली 1 घंटे की ड्राइव में
हम तीसरे सूबे में पहुंच गए थे। हमारे यहाँ जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है तकरीबन उतना बड़ा वहां का एक सूबा, एक प्रोविंस होता है। तो छोटे छोटे से सूबे हैं वहां पर। तो आपने बताया कि 34 सूबे हैं और 441 जिले हैं वहां पर, उन पर सभी पर तालिबान का कब्जा है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले फ्राइडे आपसे फिर बात होगी और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि अपनी राय जरूर रखें। इस प्रोग्राम को आपको कैसा लगा, इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंची उसके बारे में आपकी क्या राय है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।